अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now we are starting chapter number 8 of physics, class 9. The name of the chapter is work, power and energy. Now we are starting our first topic of this chapter is work. The question is define work and explain it. Also define maximum and minimum work. Write down its unit. Now first we start the answer of the question with the definition of work. According to the definition of work, the product of force and the displacement covered in the direction of force is called work. This is the definition of work. According to this definition, जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क की वैल्यू मिलती है। यहाँ पर एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो फोर्स होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। तो ये बात यहाँ पे जहन में रखनी है। नाउ द फार्मूला ऑफ द वर्क। देयर आर टू फार्मूलाज ऑफ वर्क। नंबर 1, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D. W इज द सिंबल ऑफ वर्क, F इज द सिंबल ऑफ फोर्स, D इज द सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नाउ द सेकंड फार्मूला इज W इज इक्वल टू FD cos थीटा. द यूनिट इन SI सिस्टम, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. SI सिस्टम के अंदर जो जूल है वो वर्क का SI यूनिट होता है. एंड 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. तो 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है. अब हम जो वर्क का यूनिट है, SI यूनिट है जूल, अब हम इसको डिफाइन करेंगे. Now the definition of joule. Joule is defined as the work done by a force of 1 Newton in moving a body through a distance of 1 meter in the direction of force. तो जब हम जूल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो जब एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करती है और वो फोर्स हो और उसकी वैल्यू हो 1 न्यूटन और वो उस बॉडी को 1 मीटर डिस्टेंस तक ले जाए, तो यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी वहाँ पे वो बॉडी जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने 1 जूल वर्क किया. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ जूल. द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. Now the explanation of work. The product of magnitude of the force and that of the displacement W is equal to FD. If a constant force F is acting on the body at the angle theta with the direction of motion of the body, then work is defined as the product of the magnitude of the displacement. अगर फोर्स जो है वो उस बॉडी के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि जो फोर्स है उसका जो एंगल थीटा बना रही है उसका एक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, और हमें पता है कि Fx इज इक्वल टू F cos थीटा. तो एक्स कंपोनेंट जो होता है उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, तो F cos थीटा होता है. तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू D, देन W इज इक्वल टू FD cos थीटा, वेयर F cos थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ F इन द डायरेक्शन ऑफ D. क्योंकि जो फोर्स अप्लाई होती है उसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ होती है, तो इसका मतलब हुआ कि उस पर एक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है, और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है एक्स कंपोनेंट का, दैट इज़ इक्वल टू F cos थीटा. तो इसीलिए यहाँ पर जब एंगल इन्वॉल्व होगा तो हम जो है वो FD cos थीटा यानी कि F cos थीटा लेते हैं. इज़ द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ F. नाउ मैक्सिमम and minimum work. If the force in the same direction as the displacement, the work is positive. जब
डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ हो रही है उसी तरफ अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो हम कहेंगे द वर्क इज़ पॉजिटिव। हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, द वर्क विल बी पॉजिटिव एंड मैक्सिमम। जब एंगल जो होता है वो 0 डिग्री हो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, तो हम कहते हैं कि जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। इफ़ द फोर्स इज़ अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्क इज़ नेगेटिव। अब अगर फोर्स अपोजिट हो डिस्प्लेसमेंट के, एंड इफ़ द फोर्स इज़ एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट, it has no component in the direction of the displacement and the work will be 0। तो अगर अपोजिट होगा या 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा तो वहाँ पर जो वर्क होगा वो 0 होगा, यानी कि मिनिमम वर्क होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पावर, गिव इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू FV। इस क्वेश्चन के अंदर हमने पावर को डिफाइन करना है, इसका फॉर्मूला यूनिट लिखना है और एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू FV ड्राइव करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पावर, रेट ऑफ फ्लोइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। तो जो वर्क यूनिट टाइम के अंदर होगा दैट इज कॉल्ड पावर। फॉर्मूला, इफ इन द टाइम इंटरवल T द वर्क डन इज W, देन द एवरेज पावर P is given as average power is equal to work done divided by time interval। या हम लिख सकते हैं कि फॉर्मूले को P is equal to W upon T। P is the symbol of power, W is the symbol of work done, T is the symbol of time। Now the unit of power, the unit of power is joule per second which is called watt। जूल पर सेकंड इसका यूनिट होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, लेकिन हम जब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो हम इसको वाट के बराबर लेते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल यूनिट एंड सो पावर इज़ मोर कॉमनली एक्सप्रेस इन किलोवाट। तो वाट जो होता है वो स्मॉल यूनिट होता है, लेकिन नॉर्मल हम जब पावर को लेते हैं तो किलो वाट के अंदर लेते हैं KW। 1 किलो वाट इज़ इक्वल टू 1000 वाट्स। तो अभी हमने पावर को डिफाइन किया, इसके फॉर्मूले को देखा, P इज इक्वल टू W अपॉन T, इसके यूनिट को देखा, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड वाट, तो इसको वाट कहते हैं। और नॉर्मली हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ किलो वाट, और किलो का मीन 1000, तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट्स। नाउ डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला P इज इक्वल टू FV। Suppose a constant force F acts on a body and displaces it through distance D in the direction of force in time T. The work done is, सबसे पहले हमने वर्क डन के फॉर्मूले को, इसकी डेफिनेशन को यूज़ किया। तो वर्क डन के फॉर्मूले के मुताबिक W इज इक्वल टू FD, द एवरेज पावर डेवलप इज P इज इक्वल टू, वी नो दैट P इज इक्वल टू W अपॉन T। उसके बाद W की वैल्यू पुट कर दी FD, P इज इक्वल टू FD अपॉन T। उसके बाद हमने F को सेपरेट किया, P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D अपॉन T। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है V इज इक्वल टू D अपॉन T के इक्वल होती है। तो ये जो फॉर्मूला था ये अब बन जाएगा P इज इक्वल टू FV। हमने D अपॉन T की जगह पे वेलोसिटी यानी कि V की वैल्यू V पुट कर दिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया P इज इक्वल टू FV। तो ये हमने ड्राइव करना था। हैंस पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये हमने इसको ड्राइव करना था और ड्राइव हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन इज़ डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव द फॉर्मूला K डॉट E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको ड्राइव फॉर्मूला डेफिनेशन करनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी की, और हमें इसका फॉर्मूले को ड्राइव करना है K डॉट E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी अपनी मोशन की वजह से जो वर्क करती है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
अब हम इसकी डेरिवेशन यानी कि इसके फॉर्मूले को देखते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर एक बॉडी है जिसका मास m है और वो उस पर कुछ वर्क हुआ, उसने डिस्प्लेस किया, अपनी जगह को पोजीशन को चेंज किया, उसके ऊपर फोर्स लगी तो यहाँ से इसने डिस्टेंस कवर किया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी फोर्स लगने से पहले वो 0 थी और फोर्स लगने के बाद जो सेकंड वेलोसिटी है दैट इज़ vf फाइनल वेलोसिटी, उसको हमने लेट किया कि वो v है। Consider a body of mass m placed on a horizontal surface initially at rest. When a force F is applied, it covers a distance s and its final velocity becomes v. Work done is covering the displacement s. Now, according to the definition of work done, W is equal to F into S, equation number 1. But the second law of motion, when a force acts on a body, it produces an acceleration in the direction of force. तो सबसे पहले हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिया, क्योंकि बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की तो उसने डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब वर्क डन हुआ। तो हमने W इज इक्वल टू FS फॉर्मूला लिया। उसके बाद लेकिन हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S। तो हमने S की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसलिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिया, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। नाउ vf इज इक्वल टू v है, vi इज इक्वल टू 0 है एंड s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मालूम करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, vf की यहाँ पे v आ गया, vi की यहाँ पे 0 आ गया और 2s इज इक्वल टू 2s। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s हो गया, s इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है, अब हम जो वर्क डन का फॉर्मूला था W इज इक्वल टू F इंटू एस, अब इसके अंदर हम F की वैल्यू और S की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम W इज इक्वल टू ma मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर अपॉन 2a। a से a कैंसिल हो गया, उसके बाद बाकी बचा mv स्क्वायर न्यूमरेटर में और अपॉन में 2 आ गया। यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी तो उसके अंदर जो वर्क डन हुआ वो दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ W k डॉट E काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर वी कैन राइट द इक्वेशन एज k डॉट E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। The equation shows that the kinetic energy of a body is directly proportional to its mass and also to the square of its velocity. काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली, k डॉट E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये छोटा सा टॉपिक है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट law of conservation of energy. One form of energy can be converted into another form of energy, but total amount of energy remains constant. This is called law of conservation of energy. यानी कि हम एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। The formula of law of conservation of energy is loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. Our next topic is potential energy. Define potential energy and explain its type. According to the definition of potential energy, ability of a body to do work due to its position is called potential energy. जो पोजीशन की वजह से वर्क डन होता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो उसमें एनर्जी मौजूद होगी जब कोई बॉडी जो है वो कोई एक पोजीशन पे जाती है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी।
There are different types of potential energy such as number 1 gravitational, potential energy and elastic potential energy. Number 1 gravitational potential energy. According to the definition of gravitational potential energy, the potential energy possessed by a body in the gravitational field is called the gravitational potential energy. ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है उस फील्ड के अंदर अगर कोई बॉडी मौजूद है तो उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होगी दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Now explanation of this topic. Consider a body of mass m on the ground. If it is lifted up with a constant speed through a vertical height h, the force required to raise the body is just equal and opposite to its weight. Thus work done on its against gravitational field is stored in it as gravitational work. यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी को एक हाइट के ऊपर लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होगी, इसका मतलब उसका वेट होगा जो अपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रही होगी. तो जितना वेट होगा उतनी ही फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होगी. Therefore we can say that gravitational work is equal to mgh. So we can write potential energy is equal to W into h. We know that W is equal to mg. Therefore potential energy is equal to mgh. The formula of potential energy is m. Now number 2 elastic potential energy. Energy of a stretched or compressed spring is called elastic potential energy. यानी कि नाम से जाहिर हो रहा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये या तो स्प्रिंग के अंदर मौजूद होगी या फिर कोई और ऐसी चीज़ जो स्ट्रेचेबल हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx square. x मीन द डिस्प्लेसमेंट, k मीन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, या जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो कांस्टेंट जो है वो k कहलाता है. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx square. Now the difference between k dot e and p dot e, kinetic energy and potential energy, the difference between kinetic energy and potential energy. Number 1, it is an energy possessed by virtue of its motion. Now number 1 of potential energy, it is an energy possessed by a body by virtue of its position. जो मोशन की वजह से एनर्जी किसी बॉडी में मौजूद होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और जो एनर्जी उस बॉडी की पोजीशन की वजह से होगी दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. इट इज़ इंक्रीज बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. इट इज़ इंक्रीज बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ इंक्रीज बाय द हाइट फ्रॉम द अर्थ. तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ करेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. अगर हाइट ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती है. इट्स फार्मूला इज़ k डॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर एंड इट्स फार्मूला इज़ p डॉट इज इक्वल टू mgh. पॉइंट नंबर 4, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एज वेल एज स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के. नंबर 4 पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास and height of the body. Now we are solving problems or numericals of chapter number 8. Question number 1 is how much work is done to displace horizontally a body of 40 meter by a force of 200 Newton whose angle with the horizontal is 30 degree. तो इसमें we have to find the work done of a body. Displacement of the body is 40 meter and the force on the body is 200 Newton, making an angle of 30 degree with the horizontal.
Now according to the data of the question, work done is equal to W, question mark, displacement is given, D is equal to 40 m, force is given, F is equal to 200 Newton, angle is given, theta is equal to 30 degree. Now according to the formula of work done, W is equal to FD cos theta. फॉर्मूला हमने यूज़ किया वर्क डन का. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज़, W is equal to 200, F की वैल्यू 40, डिस्प्लेसमेंट एंड cos 30 डिग्री. नाउ W is equal to 240 और cos, द वैल्यू ऑफ cos 30 इज़ 0.866. ये वैल्यू पुट कर दी. नाउ मल्टीप्लाइंग दीज नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई किया, देन आंसर इज 6928 जूल. नाउ वर्क डन इज 6928 जूल. दिस इज द unit, SI unit of work done, joule. So this is the answer of question number 1. Now next question is, what is the power of engine that pulls a 1000 kg automobile at a steady speed of 10 meter per second along a level road? This is the question. We have to find the power. A automobile whose mass is 1000 kg and a speed of 10 meter per second. Now according to the data, पावर मालूम करनी है. P is equal to question mark, mass given है, M is equal to 1000 kg, velocity is given, V is equal to 10 meter per second, force is, we have to also find the force. क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला है उसके अंदर फोर्स अप्लाई होगी, तो हमें पहले फोर्स मालूम करनी होगी. यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही, दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द इंजन. सो जो पहला फॉर्मूला यूज़ होगा, F इज़ इक्वल टू mg, और दूसरा फॉर्मूला जो यूज़ होगा, P इज़ इक्वल टू FV. नाउ इन सॉल्यूशन, formula is F is equal to mg, F is equal to m, value of m is 1000, value of g 9.8. The force is multiply किया इन दोनों को, the answer is 9800 Newton. Force is 9800 Newton. Now we have to find the power. P is equal to FV. By putting the values, F की वैल्यू पुट कर दी 9800 मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई किया, the answer is 98,000 watt. So the power is 98,000 watt. Watt is the SI unit of power. Now question number 3. A body of mass 50 kg on motorbike is moving with 20 meter per second. What is his kinetic energy? एक बॉडी है जिसका मास जो गिवन है 50 kg और उसकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है. वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी. अकॉर्डिंग टू द डेटा, मास इज गिवन 50 kg, वेलोसिटी इज गिवन 20 मीटर पर सेकंड, K डॉट E क्वेश्चन मार्क. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, K डॉट E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. Now in solution, by putting the values in the given formula, kinetic energy is equal to 1/2, m की वैल्यू 50 और V की वैल्यू 20. Now next step, we have the value of 20 square, that is equal to 400. 50 मल्टीप्लाई बाय 400. इससे पहले हमने 2 से इसको सिंप्लीफाई किया. 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25. Now 25 multiplied by 400. 25 multiplied by 400 is equal to 10,000. The unit of kinetic energy is joule. Therefore, the answer of the question is K dot E is equal to 10,000 joule. Now question number 4. Question number 4 is, what is potential energy stored by a car of weight 2000 Newton when lifted 50 meters straight up? क्वेश्चन के मुताबिक we have to find the potential energy. Weight of the body is given 2000 Newton और इस बॉडी को लिफ्ट किया जा रहा है 50 मीटर. तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी?
According to the data, P dot is equal question mark, weight is given 2000 Newton, H is given 50 M. According to the formula of P dot E, potential energy is equal to W into H. As we know that P dot E is equal to mgh होता है now, and we know that W is equal to mg, then we can write the formula as P dot E is equal to W into H. अगर क्वेश्चन में मास गिवन होगा तो आप mgh फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अगर क्वेश्चन में वेट गिवन है तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ P डॉट ई इज इक्वल टू W इंटू H. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज़ पुट कर दी. P डॉट ई इज इक्वल टू वेट की जहाँ पे 2000 एंड हाइट इज़ 50. देयरफॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज़ 1 lakh जूल. तो P dot E is equal to 100,000 joule. Now next question is, an object weighing 10 Newton falls through a distance of 10 meter. What is its velocity just before it strikes the ground? Assume there is no friction. इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ यहाँ पे है कि एक बॉडी जो थी वो फॉल कर रही है, गिर रही है ऊपर से नीचे. तो यहाँ पर दो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही हैं कि जब बॉडी जो थी ऊपर से नीचे आ रही थी उससे पहले जो उसमें एनर्जी मौजूद थी दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी. उसके बाद वो नीचे गिर रही है तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी मौजूद है वो है काइनेटिक एनर्जी. जब दो एनर्जी यूज़ होती हैं तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं. According to the data, weight is given 10 Newton, height is given 10 meter, G is 9.8 meter per second square क्योंकि बॉडी जो है वो above the ground है. Velocity is question mark. According to the law of conservation of energy, loss in potential energy, gain in kinetic energy. क्योंकि बॉडी जो है वो फॉल कर रही है तो उस टाइम उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है और पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे नहीं है, वो लॉस हो रही है. Now, according to the statement, law of conservation of energy, loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. Now we are using the formula of potential energy, that is equal to mgh, and the formula of K dot E kinetic energy is equal to half mv square. उसके बाद हमने पहले तो दोनों फॉर्मूले लिखे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. नाउ m इज़ कैंसिल आउट, m जो है वो कैंसिल हो गया, दोनों साइड में मौजूद था. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ना इक्वेशन बिकम GH इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v. तो v स्क्वायर अलग किया तो दैट इज इक्वल टू 2GH. उसके बाद स्क्वायर को रिमूव करना है तो रूट लेंगे दोनों तरफ. उसके बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, v आ गया. और यहाँ पे जब हमने वैल्यूज पुट की 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, h की वैल्यू 10. उसके बाद हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, द आंसर इज़ 196. उसके बाद वी नो दैट 196 इज इक्वल टू 14 इंटू 14. या आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालें, दैट इज़ इक्वल टू 14. देन देयरफॉर v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड. द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 14 मीटर per second.